वामपंथ को हमारी पीढ़ी जिस रूप में जानती है, वह आज की दृष्टि में वामपंथ जिस रूप में है, उससे बहुत ही अलग तरह के रूप में है और इस पर ही मैं आज की अपनी चर्चा केंद्रित रखना चाहूँगा कि आज वामपंथ किन रूपों में हमारे बीच है और वह किस तरह से हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है। वामपंथ से लोग सामान्यतः समझते हैं कम्युनिज़्म। जो पिछली शताब्दी का वामपंथ के शुरुआत का आज से 100 साल पहले वामपंथ का एक ही अर्थ था, कम्युनिज्म। यानी आर्थिक समानता का विचार जो कि पूरी दुनिया में गरीब और अमीर के अंतर को मिटाकर और सभी को एक समान आर्थिक स्थिति में, मैं स्वतंत्रता भी नहीं कहूँगा, बिल्कुल ही नहीं कहूँगा, आर्थिक स्थिति में ला देने का विचार था। तो लोगों ने यही समझा कि समानता वामपंथ का मूल है और इस बात से लोग बहुत ही अधिक प्रभावित हुए और यह बहुत ही यूटोपियन विचार लगता है कि सभी समान हों और दुनिया में कोई ऊंचा-नीचा नहीं हो, कोई बड़ा-छोटा नहीं हो, कोई अमीर-गरीब नहीं हो और हम सभी इस बात से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और इसी बात की वजह से हम सभी वामपंथ की ओर आकर्षित होते हैं। तो अपनी किशोरावस्था में मैं भी आकर्षित हुआ था, मेरा परिवार भी एक समय में वामपंथ की ओर से बहुत जुड़ा हुआ था। मेरे नाना जी बहुत बड़े वामपंथी नेता गिने जाते थे और परिवार के अंदर जैसे बचपन हमारा बीता तो घर में मैक्सिम गोर्की की किताबें तो रूसी साहित्य उस ज़माने में हमारी पीढ़ी के लोगों को बहुत सहजता से मिल जाता था, सस्ता भी होता था और किसी भी बुक फेयर में जाते थे तो 4-5 रुपए अगर जेब में होते थे, तो उसमें और कुछ खरीदने की अवस्था नहीं होती थी, तो सबसे आसानी से यह रूसी साहित्य हम लोग खरीद पाते थे। तो उसके बाद जैसे-जैसे वामपंथ का विकृत रूप सामने आने लगा, जो राजनीतिक दृष्टि से विकृत था, तो जैसा कि अक्सर होता है 15 से 22-23 तक लोग वामपंथ की ओर होते हैं और फिर वह उससे दूर जाने लगते हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ और 21-22 की अवस्था तक पहुँचते-पहुँचते मैं वामपंथ के भ्रमजाल से बाहर निकल आया था और लेकिन आज की दृष्टि में, आज की स्थिति में मैं बिल्कुल इसके अलग एक बात कहना चाहता हूँ। वामपंथ समानता का विचार है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वामपंथ संघर्ष का विचार है। वामपंथ का मूल विचार संघर्ष है। तो अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष अमीर और गरीब की समानता स्थापित करने के लिए नहीं है। वह अमीर और गरीब के बीच के संघर्ष को इस्तेमाल करके सत्ता पर कब्जा करने के लिए है। यह एक मूल बात है जो हमें समझनी चाहिए कि वामपंथ किसी समानता को स्थापित करने का उसका जो स्लोगन है, वह उसका इरादा नहीं है। उसका इरादा है संघर्ष, उसका इरादा है कॉन्फ्लिक्ट। तो वह कॉन्फ्लिक्ट को इस्तेमाल करके सत्ता पर कब्जा करने की विधि है, वही वामपंथ है। और यह मैं क्यों कह रहा हूँ? क्यों वामपंथ के वर्तमान स्वरूपों को देखें तो आपको यह बात समझ में आती है कि उसमें समानता का कोई विचार नहीं है। उन लोगों ने इस बात को समझा कि जब आप समानता प्रॉमिस करते हैं और समानता के नाम पर कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं, तो थोड़े दिनों बाद लोग रिजल्ट खोजने लगते हैं। कहाँ गई समानता? तो जब रूस में क्रांति हो गई और फिर चीन में क्रांति हो गई और पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में वामपंथ सत्ता में आ गया, तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस आने लगे कि भई जो प्रॉमिस किया था वह कहाँ गया? तो अ, तो अब उन प्रॉमिसेस को पूरा करने की समस्या आई। तब वामपंथ ने एक बड़ा और बहुत पहले उसके पहले यह इस बात को उन लोगों ने समझ लिया था कि यह समस्या आने वाली है। लोग को हमने जो समानता का भ्रम दिखाकर अपने साथ जोड़ा है, तो लोग समानता एक्सपेक्ट करेंगे जिसको हम डिलीवर नहीं कर सकते। तो वामपंथ ने पिछली सदी में करीब-करीब 100 साल होने वाले हैं, एक एडजस्टमेंट किया अपनी नीति में और एक सांस्कृतिक मार्क्सवाद जिसको आज कहते हैं, वही आज के दिन में दुनिया में वामपंथ की स्थापित और मेन स्ट्रीम है। वामपंथ की मेन स्ट्रीम आज के दिन में दुनिया में कम्युनिज्म नहीं है। कम्युनिज्म 1990 के आसपास दुनिया से उजड़ गया। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वामपंथ उजड़ गया।
तो वामपंथ ने जो एडजस्टमेंट किया था करीब 100 साल पहले, इस बात को समझते हुए कि द प्रोमिसेस वी आर मेकिंग वी आर नॉट गोइंग टू कीप एंड पीपल आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस। लोग सवाल पूछेंगे, लोग प्रश्न पूछेंगे, आपके वादों का क्या हुआ, समानता कहाँ गई। तो उन लोगों ने नए किस्म के कन्फ्लिक्ट को डेवलप करना शुरू किया। तो जर्मनी में एक यह सामाजिक आर्थिक संघर्षों की बजाय सामाजिक संघर्षों पर ध्यान केंद्रित किया। तो जर्मनी में कुछ बहुत इन्फ्लुएंशियल पैसे वाले ज्यूज थे। उन लोगों जो पहले कम्युनिस्ट हुआ करते थे, पर इस बात को उन्होंने समझा, तो उन लोगों ने एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च। यह आज के दिन में भी अ, जर्मनी में नहीं रहा फिर। जर्मनी में जब हिटलर आया, और हिटलर भी, इस पर भी मैं बाद में कभी चर्चा करूँगा कि हिटलर भी मूल रूप से वामपंथी था। लेकिन कम्युनिस्टों से उसकी जो राइवलरी थी, उसका कॉन्फ्लिक्टों से जो विवाद था, वह विवाद और जो संघर्ष था उसका, वह आइडियोलॉजी का संघर्ष नहीं था, वह ब्रांडिंग का संघर्ष था। जैसे एक गैंगस्टर का दूसरे गैंगस्टर से होता है, वो ऐसा संघर्ष था। तो एक तरह की राइवलरी थी। तो इस बारे में अलग से चर्चा करेंगे जब आर्थिक मार्क्सवाद की चर्चा अगर करेंगे, तो कि वामपंथ में, कम्युनिज्म में और हिटलर के आर्थिक नीतियों में क्या समानताएं थीं और कितनी अधिक समानताएं थीं, इस पर जब हम चर्चा करेंगे, तो हम देखेंगे कि बोथ हिटलर एंड मुसोलिनी वेर वेरी 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 लेफ्टिस्ट्स इन देयर मेथड्स। लेकिन जो अ, स्थापित मार्क्सवाद था, उनसे उनको राइवलरी थी। नाजी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की राइवल बन के उभरी, ना कि एक विरोधी विचारधारा बनकर। और जो भी आर्थिक नीतियां थी, वही आर्थिक नीतियां थी उनकी, लेकिन उसके पीछे का थोड़ा सा सामाजिक ये ढांचा अलग था। तो खैर जो भी हुआ, हिटलर और वामपंथियों के बीच में, मार्क्सवादियों के बीच में जब संघर्ष हुआ, तो ये सारे वामपंथी वहां से भागे और अमेरिका पहुंचे। और अमेरिका ने इनको इस बात के लिए शरण दी कि हिटलर जब शत्रु घोषित हुआ, तो शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इसलिए अमेरिका ने इन लोगों को जगह दी। और भी कारण है। कुछ रूजवेल्ट के अपने वैचारिक झुकाव भी था, रूजवेल्ट का वामपंथ की ओर बहुत अधिक वैचारिक झुकाव था, जो रूजवेल्ट की आर्थिक नीतियों में स्पष्ट दिखाई देता है। तो रूजवेल्ट ने इन सारे लोगों को अमेरिका की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज में बड़े-बड़े पोजीशंस दिए, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में खास तौर से, और फिर धीरे-धीरे दूसरी यूनिवर्सिटीज में यह वामपंथी विचारधारा के लोग, मार्क्सवादी विचारधारा के लोग फैल गए। तो ये जो स्कूल था, स्कूल ऑफ सोशल रिसर्च, ये अमेरिका में पहुंचकर फ्रैंकफर्ट स्कूल कहलाया। और आज के दिन में ऐसा कोई स्कूल नहीं है, लेकिन यह एक स्कूल ऑफ थॉट की तरह से एक विचार का स्कूल है। एक समान तरह के विचार का, ऐसी कोई बिल्डिंग वाली स्कूल नहीं है, पर एक विचार का स्कूल है, और ये फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जो कि समाज में लगातार तरह-तरह के नए-नए संघर्षों की खोज करता है कि किस तरह से हम समाज में संघर्षों की स्थापना करें, और किन रूपों में संघर्षों की स्थापना करें कि यह उनका ब्लफ पकड़ा ना जाए। तो यह जो ब्लफ था आर्थिक समानता का, इसमें तो क्लियर कट रिजल्ट चाहिए। एक गरीब आदमी क्या चाहता है? एक गरीब आदमी अमीर आदमी से एक गरीब आदमी अमीर होना चाहता है। तो जब आप उसको कहते हैं तुम्हें समानता मिलेगी, तो वह यह समझता है कि मैं अमीर हो जाऊँगा। ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं। उसे कहा जाता है कि यह गरीब अमीर जो है, या पैसे वाला व्यक्ति जो है, या संपन्न वर्ग जो है, यह तुम्हारा शत्रु है, तुम इससे संघर्ष करो। यह नहीं कहा जाता, वह इसका अर्थ समझता है कि इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप मैं स्वयं संपन्न हो जाऊंगा। जब वह उसे यह नहीं मिलता, तो उसका जो मोह भंग होता है, इसको बाईपास किया गया। अब अश्वेत का श्वेत से संघर्ष, तो अश्वेत व्यक्ति तो श्वेत हो नहीं सकता। तो आप उसमें आउटकम डिफाइन नहीं करते हैं, कोई आउटकम डिफाइन नहीं करते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें अश्वेत व्यक्ति को श्वेत व्यक्ति से बराबरी चाहिए, किस रूप में चाहिए? इसका कोई, इस संघर्ष का कोई अंत नहीं है। अब वो इतिहास में चले जाएंगे, तो इतिहास में एक समय में आप पर अत्याचार हुआ था, एक समय में आपके साथ अन्याय हुआ था, इसलिए आप उनसे संघर्ष करें। संघर्ष करके आप क्या अचीव करना चाहते हैं, इसको डिफाइन करने की चूंकि कोई मजबूरी नहीं है, चूंकि गोल डिफाइंड नहीं है, तो आपका गोल अचीव नहीं हो रहा है, इस बात का भी यह ब्लफ कॉल नहीं होता उनका।
तो ऐसे-ऐसे संघर्ष किए गए। पुरुषों के स्त्रियों से संघर्ष खड़े किए गए। समाज में जातिगत संघर्ष खड़े किए गए। तो जहाँ कहीं भी स्कोप था, मैं यह नहीं कहता हूँ स्कोप नहीं था, स्कोप था। जहाँ कहीं भी फ़ॉल्ट लाइन्स पकड़ी उन्होंने और उन फ़ॉल्ट लाइन्स को इस्तेमाल करके उन्होंने संघर्षों का निर्माण किया, नित नए संघर्षों का निर्माण। क्यों? तो समाज की व्यवस्था को हर तरह की स्थापित व्यवस्था को जिस तरह से भी हो सके तोड़ने का काम किया। तो किन-किन ब्लॉक से, बिल्डिंग ब्लॉक से हमारी सभ्यता बनी है। तो किन बिल्डिंग ब्लॉक से हमारी सभ्यता बनी है? व्यक्ति। व्यक्ति क्या करता है? एक परिवार बनाता है। परिवार क्या करता है? एक गाँव, समाज बनाता है। वह एक राष्ट्र बनाता है। उसके बाद एक सभ्यता विकसित होती है, उसको जोड़ने वाला एक धर्म होता है। तो या धर्म के विरुद्ध खड़े हैं, या राष्ट्र के विरुद्ध खड़े हैं, या परिवार के विरुद्ध भी खड़े हैं। तो जो जिन किसी भी चीज़ों से हमारी सभ्यता विकसित होती है, वे उसको डिसमेंटल करने के लिए उन सब के विरुद्ध खड़े हैं। राष्ट्र के विरुद्ध खड़े हैं, या कि राष्ट्र नहीं होना चाहिए, राष्ट्र की सीमाएँ नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से युद्ध होते हैं। तो धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म जो है वो व्यक्ति का शोषण का टूल है, धर्म एक अफ़ीम है। तो जिन भी चीज़ों से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है, वह उसको हमला करते हैं, उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं और उसको तोड़ के वह क्या अचीव करना चाहते हैं, तो वे हर व्यक्ति को आइसोलेट कर देना चाहते हैं, यहाँ तक परिवार। तो परिवार की व्यवस्था को इन लोगों ने किन-किन रूपों में अटैक किया है? तो परिवार की व्यवस्था को अटैक किया है पहले तो, और ये बड़ा अद्भुत सुनाई देता है और बहुत लॉजिकल सुनाई देता है। सिर्फ़ इसके पीछे की नीयत खराब होती है। तो स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है, स्त्रियों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, स्त्रियों को परिवार के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। स्त्रियों को उनका अधिकार मिलेगा और परिवार के अंदर ही मिलेगा, इसलिए परिवार की व्यवस्था को बचाकर रखने से ही स्त्रियों को अधिकार मिलेगा, या स्त्रियों को जहाँ कहीं भी अधिकार मिले हैं, वह परिवार की व्यवस्था के अंदर मिले हैं। स्त्रियों को अगर शिक्षा मिली है, तो वह परिवार ने दी है। जिनके पास परिवार नहीं है, उन्हें कोई शिक्षा नहीं देता। जिनके पास परिवार नहीं है, वे आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो जाते। उनको आर्थिक गरीबी मिलती है, आर्थिक अ, दूसरे पर आर्थिक निर्भरता मिलती है। तो यह लॉजिक काम नहीं करता। तो इनका लॉजिक कहाँ काम करता है कि परिवार जो है, स्त्री के अधिकारों के हनन करने का टूल है। परिवार को स्त्री के विरुद्ध खड़ा करो। इसको आप उठाकर ले जाएँ कम्युनिज़्म की ओर। इसलिए मैं कहता हूँ, नारीवाद जो है, स्त्रियों के लिए कम्युनिज़्म है। तो जैसे वर्कर्स को इन लोगों ने खड़ा किया, किसके विरुद्ध? इंडस्ट्री के विरुद्ध। वर्कर्स को इंडस्ट्री के विरुद्ध खड़ा किया, तो उसका नतीजा क्या हुआ? क्या वर्कर्स को पहले से अधिक सैलरी मिलने लगी? नहीं। फैक्ट्रीज़ बंद हो गई, वर्कर बेरोज़गार हो गए। यही काम उन्होंने स्त्रियों के अधिकारों के साथ किया। स्त्रियों को परिवार के विरुद्ध खड़ा किया। तो नारीवाद स्त्रियों को अधिकार देने का आंदोलन नहीं है, स्त्रियों को सशक्त बनाने का आंदोलन नहीं है। यह स्त्रियों को परिवार से तोड़कर अलग करने का आंदोलन है, जिससे कि परिवार नाम की व्यवस्था नष्ट हो जाए और जैसे कि मजदूर बेरोज़गार हो जाए, स्त्रियाँ अकेली हो जाएँ और उनका शोषण किया जा सके। इसको आप उसके अ, रूट में जाकर देखें, जहाँ से यह शुरू हुआ अमेरिका में, जो जिसको सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़्म कहते हैं, जो 50s और 60s के दौर में शुरू हुआ, उस समय की बड़ी अद्भुत कहानियाँ हैं कि जिस तरह से वहाँ पर परिवार का विघटन शुरू हुआ वामपंथ के आने के बाद से। उसमें एक महिला का ज़िक्र आता है, जो कि एक जिनको कहा जाता है कि वह नारीवाद की कार्ल मार्क्स थी, या नारीवाद की लेनिन कही जाती हैं। तो वो है केट मिलेट। तो केट मिलेट ने वह पहुंची यूनिवर्सिटी में और उसने अपनी पीएचडी थीसिस लिखी, जिसका नाम था सेक्सुअल पॉलिटिक्स, और उसको बेस्ट सेलर बनाया गया। उसको खूब पब्लिसिटी दी गई और केट मिलेट की तस्वीर टाइम मैगजीन के कवर पर छपी और वह अमेरिकी नारीवाद की पोस्टर गर्ल बनकर उभरी। यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके बाद उस महिला के साथ अपने जीवन में क्या हुआ, वह किस मानसिक अवसाद से गुजरी, उसका अपना परिवार टूटा, फिर वह लेस्बियन हो गई, फिर वह बिल्कुल शी वाज़ अ मेंटल रेक, बिल्कुल मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई। और यह मैं नहीं कह रहा, या कोई तीसरा व्यक्ति नहीं कह रहा, यह उनकी अपनी छोटी बहन कह रही है, जो एक समय में अपनी बड़ी बहन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नारीवाद का झंडा उठाने के लिए चली थी। उसे लगा था कि उसकी बड़ी बहन कुछ बहुत बड़ा काम कर रही है, तो वह उसके साथ आई।
क्योंकि वो फ़ेमस थी, शी वाज़ द फ़ेमस एल्डर सिस्टर, तो छोटी बहन उसके साथ-साथ आई। लेकिन जब उसे समझ में आया ये तो पागलपन है, तो उसने कहा जो जिस तरह का उन लोगों की जिस तरह की व्यवस्था थी, आप क्या करना चाहती हैं? तो हम पैट्रियार्की का विरोध करना चाहते हैं। कैसे विरोध करना चाहते हैं? तो हम पैट्रियार्की का विरोध कराएँगे पुरुषों के अधिकारों को नष्ट करके, पुरुष की शक्ति को नष्ट करके। वह कैसे नष्ट करेंगे? तो हम प्रोमिस्क्यूइटी से, सेक्सुअल उच्छृंखलता से। यह घोषित उद्देश्य था। Promiscuity was the declared aim of feminism and just to destroy the patriarchy, or in other words just to destroy the structure of the society. दूसरा एक तरीका क्या है? तो एक उदाहरण है। दूसरा एक तरीका कहाँ है जहां से परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं? वह है अभी नया नया चल रहा है LGBTQ मूवमेंट। तो अब जो भी समाज की व्यवस्था है, आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ भी हो, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। किसी व्यक्ति का सेक्सुअल प्रेफ़रेंस कुछ भी हो, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। ले और भारतीय समाज जहाँ तक सवाल है, इस मामले में अपने आप को दूर रखता है। एक व्यक्ति के सेक्सुअल लाइफ़ से भारतीय समाज अपने आप को दूर रखता है। यह इंग्लैंड में एक समय में था कि गे होना अपराध था। तो भारत में भारतीय समाज इस बात को लेकर कभी भी सर नहीं खपाता। कोई अपने बेडरूम में क्या करता है, यह उसकी सरदर्द है। इसको लेकर हम कभी भी सर नहीं खपाते। लेकिन अपनी सेक्सुअल लाइफ़ को लेकर सड़क पर आना कि हम गे हैं। अबे तुमसे कौन पूछ रहा है, तुम क्या हो? व्हाई डू आई केयर एंड व्हाई शुड आई केयर? नहीं, अब हर जगह घोषित करना कि हम गे हैं, फिर घोषित करना कि हमें बच्चे पालने हैं, हमें बच्चे एडॉप्ट करने हैं। भाई आप गे हैं तो आपको बच्चे क्यों एडॉप्ट करने हैं? आप क्यों समाज पर पैरासाइट बनना चाहते हो? जब आप बच्चे पैदा नहीं करते हो, तो आप बच्चों का जीवन क्यों खराब कर रहे हो? बच्चों का भी तो अधिकार है कि वह एक माँ और एक बाप के साथ बड़े हों। बच्चे 2 माँ के साथ या 2 बाप के साथ बड़े हों, तो यह उनके विकास के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए अच्छा है या नहीं है, यह निर्धारित करना। लेकिन ये सारे काम वो कहाँ से करते हैं? तो यह सारे काम वे लेजिस्लेशन को बीच में लाकर करते हैं, लीगैलिटी को बीच में लाकर।